वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग जो है एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 10 की एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अब मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स इस चैप्टर से एडिशनल एक्सरसाइज खोल सकते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 21 यानी 10.21। ए टैंक विद ए स्क्वायर बेस। इमेजिन करें बेस जो है उसका स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर शेप टैंक है। एरिया 1 मीटर स्क्वायर, बेस का एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो उसकी साइड ऑब्वियसली 1 मीटर इंटू 1 मीटर हो गई। इज डिवाइडेड बाय ए वर्टिकल पार्टीशन इन द मिडिल, बीच में जो है वर्टिकल पार्टीशन उसमें डाल दी हमने। बॉटम ऑफ द पार्टीशन हैज ए स्मॉल हिंज्ड डोर ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। द टैंक इज फिल्ड विद वाटर इन वन कंपार्टमेंट, एक साइड में हमने पानी भर दिया, एंड एन एसिड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.7 इन द अदर, दूसरी साइड एसिड भर दिया जो कि वाटर से ज्यादा डेंस है। 1.7 उसकी रिलेटिव डेंसिटी है। कितने हाइट तक? 4 मीटर ऊंचाई तक हमने भरा। कंप्यूट द फोर्स नेसेसरी टू कीप द डोर क्लोज। एक तरफ से एसिड धकेलेगा, एक तरफ से वाटर धकेलेगा, दोनों का जो प्रेशर है उसका जो डिफरेंस है, अगर दोनों बराबर प्रेशर लगाते तो कुछ भी जरूरत नहीं थी एक्स्ट्रा फोर्स की, पर जो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, कौन ज्यादा प्रेशर लगाएगा? रॉ जीएच फॉर्मूले से देखें तो एसिड ज्यादा प्रेशर लगाएगा, तो एसिड की तरफ से पानी की तरफ उस दरवाजे को धकेला जाएगा जो बीच में दरवाजा लगा हुआ है। इसको आप इमेजिन करें अगर, तो सिचुएशन किस तरह की रहेगी, ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रहेगा। ये टैंक हो गया जिसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, कुछ इस तरह का इमेजिन कर सकते हैं। मैंने रेक्टेंगल बना दिया है पर स्क्वायर है, और बीच में यह है पार्टीशन वॉल, और इस पार्टीशन वॉल में दरवाजा है। यहां पर कुछ इस तरह की सिचुएशन, एक तरफ एसिड है एक तरफ पानी, तो दरवाजे को रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए। मैं समझता हूं आप खुद अटेम्प्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, तो कोशिश कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर आगे मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं। ये आंसर है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल 21 चाहिए, 55 न्यूटन फोर्स चाहिए। नोट द बेस एरिया डज नॉट अफेक्ट द आंसर। यहां पर एक जो नई बात निकल के सामने आ रही है, बेस एरिया से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑब्वियसली हाइट मैटर करती है, रॉ जीएच, बेस एरिया ज्यादा हो कम हो उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सॉल्यूशन का एक वर्जन ये है, एरिया दे दिया बेस टैंक का, एरिया ऑफ ईच कंपार्टमेंट आ गया हमारे पास। हाइट ऑफ वाटर 4 मीटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ एसिड है। रिलेटिव डेंसिटी से हमने एब्सोल्यूट डेंसिटी निकाल ली उसकी, तो प्रेशर ऑफ एसिड माइनस प्रेशर ऑफ वाटर, जैसे मैंने आपको बोला था, वो नेट प्रेशर होगा दरवाजे पर, और प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया फोर्स 54.88 न्यूटन। अनदर वर्जन ऑफ सॉल्यूशन, अपने गिवन डेटा को लिखा प्रॉपर फॉर्मेट में, P1 निकाला, P2 निकाला, दोनों का डिफरेंस निकाला, और डिफरेंस को हमने मल्टीप्लाई किया एरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ये मैनोमीटर जहां नाम आ गया तो आप समझ जाएंगे, 2 ट्यूब रहेंगी, और ये प्रेशर गेज की तरह काम करेगा, नहीं गेज प्रेशर का डिफरेंस बताएगा। रीड्स द प्रेशर ऑफ ए गैस इन एन एनक्लोजर एज शोन इन फिगर 10.25a। ये यहां आप देख सकते हैं, ये मैनोमीटर, इन दो साइड्स का जो लेवल का डिफरेंस होगा उससे हम प्रेशर नाप सकते हैं। When a pump removes some of the gas, the manometer reads as in 10.25b। अब हुआ क्या, यहां जो पंप लगाया हमने, इसने यहां से कुछ गैस हटा दी, तो इधर ये लिक्विड ऊपर चढ़ गया और इधर नीचे आ गया, तो अभी जो प्रेशर है यहां कम हो गया, और इधर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, खुला है, ओपन टू एयर। The liquid used in the manometer is mercury
and the atmospheric pressure is 76 centimeter of mercury. A part gives the absolute and gauge pressure of the gas in the enclosure for cases A and B in units of centimeter of mercury. तो हमें हाइट की टर्म्स में ही एक्सप्रेस करना है प्रेशर को, जैसे यहाँ 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, उसी टर्म्स में. हाउ वुड द लेवल्स चेंज इन केस बी? लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा इफ 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, जो कि इमिसिबल है विद मर्करी, मर्करी में मिक्स नहीं होता है, आर पोर्ड इनटू द राइट लिम्ब ऑफ द मैनोमीटर. यहां पर हम डाल दें 13.6 सेंटीमीटर पानी डाल दें, तो लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा? इग्नोर द स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस, उसको इग्नोर करते हुए. तो ये दो सवालों के जवाब हमें ढूंढ लें. लॉजिक आपके समझ में आ गया होगा. फिर से रॉ जीएच फॉर्मूला लगने वाला है और एच यहां से हमें पता चल रहा है. अभी एक्सेस प्रेशर इतना है, फिर प्रेशर कम हो गया तो प्रेशर का डिफरेंस मिल जाएगा. फिर 13.6 सेंटीमीटर वाटर कॉलम जो प्रेशर लगाएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन: एब्सोल्यूट प्रेशर 96 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, गेज प्रेशर 20 सेंटीमीटर ऑफ एच जी यानी डिफरेंस, एब्सोल्यूट प्रेशर 58 सेंटीमीटर केस ए में, गेज प्रेशर -18 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, और केस बी में मर्करी वुड राइज इन द लिम्ब such that the difference in its levels in the two limbs becomes 19 सेंटीमीटर. तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह से है. डायग्राम ने देखा P 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है. फिगर ए से प्रेशर हेड यानी ये जो डिफरेंस है वो हम देख रहे हैं 20 सेंटीमीटर है. तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो है, मैनोमीटर की रीडिंग की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H हाइट की वजह से प्रेशर, उसको ये बैलेंस कर रहे हैं. तो 76 प्लस 20 ऐड होकर 96 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी बन गया. और प्रेशर गेज यानी प्रेशर डिफरेंस की बात करें तो डायरेक्टली 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम है. फिगर बी से बात करें अगर हम, प्रेशर हेड जो है नीचे चले गया -18 यानी इधर प्रेशर कम हो गया. एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें तो 76 ऐड कर देंगे -18 में, तो 58 सेंटीमीटर ऑफ Hg. यानी क्वेश्चन इतना आसान है क्योंकि हमें सिर्फ सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम में आंसर देना है. और बी पार्ट की बात करें, जब 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इसमें डाल दिया हमने राइट लिम्ब में, यहाँ पे 13.6 सेंटीमीटर. 13.6 ही क्यों लिया? क्योंकि आप जानते हैं मर्करी की रिलेटिव डेंसिटी 13.6 से, उससे काम आसान हो जाएगा हमारा. पोर्ड इनटू द राइट लिम्ब, देन यूजिंग द रिलेशन प्रेशर P होता है रॉ GH इक्वल टू रॉ डैश G डैश H डैश. यहां से H डैश अगर मैं निकालूंगा, जो यहाँ पे सिचुएशन नहीं दिखाई गई है, अब जो हाइट होगी वो किस तरह से निकालेंगे? H डैश इक्वल टू रॉ H अपॉन रॉ डैश, क्योंकि G तो दोनों साइड कट गया. तो डेंसिटी वाटर की 13.6 वाटर का कॉलम और डेंसिटी मर्करी की, तो 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी के इक्वलेंट है वो जो एक्स्ट्रा हमने डाला है. देयरफॉर प्रेशर एट द पॉइंट बी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H डैश यानी 76 वो तो है ही सही, और 1 सेंटीमीटर, टोटल 7 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी के बराबर होगा. तो अगर H डबल डैश जो है वो डिफरेंस है मर्करी लेवल्स में दोनों लिम्ब में, जो कि ये डिफरेंस 18 सेंटीमीटर था, उसकी जगह अगर हम मान लें H डबल डैश है अब पानी डालने के बाद, तो PA PB के बराबर होना चाहिए. तो PA कितना था? H डबल डैश डिफरेंस है प्लस 58 इक्वल टू ये 77 के बराबर हो जाना चाहिए, जो अभी हमने कैलकुलेट किया. तो H डबल डैश यहां से आ जाता है 19 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी. तो बस फर्क कितना सा पड़ रहा है, 18 सेंटीमीटर की बजाय 1 सेंटीमीटर का और फर्क पड़ गया और 19 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, क्योंकि इधर से जो दबाव पड़ रहा है वो 1 सेंटीमीटर का है. अनदर वर्जन ऑफ सॉल्यूशन इज हियर. डायग्राम बनाया हमने, गिवन डेटा लिखा, 96 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 58 सेंटीमीटर, ये आंसर्स लिख दिए. Difference between level of mercury in the two limbs give the gauge pressure. Hence gauge pressure is 20 centimeter of Hg. Absolute pressure में हम जोड़ देते हैं atmospheric plus gauge 96. फिगर बी के लिए डिफरेंस -18 सेंटीमीटर. Absolute pressure equal to atmospheric pressure plus gauge pressure 58 सेंटीमीटर of Hg.
13.6 सेंटीमीटर वाटर पोर किया हमने, तो रिलेटिव डेंसिटी 13.6 से कॉलम ऑफ 13.6 सेंटीमीटर वाटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, तो उसी से बैलेंस होगा। तो H अगर डिफरेंस है बिटवीन लेवल्स ऑफ मर्करी इन द टू लिम्स, द प्रेशर इन द राइट लिम्ब इज गिवन एज, राइट हैंड साइड पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg यानी 77 सेंटीमीटर ऑफ Hg के इक्विवेलेंट है, वाटर का इक्विवेलेंट प्रेशर हमने ले लिया। द मर्करी कॉलम विल राइज इन द लेफ्ट लिम्ब, लेफ्ट हैंड साइड पर बढ़ जाएगा, हेंस प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब PL वो 58 प्लस H होगा। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट 77 इक्वल टू 58 प्लस H, वहां से H आ गया हमारे पास 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये इतना और ऊपर खिसकेगा कि ये डिफरेंस 19 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। टू वेसल्स हैव द सेम बेस एरिया बट डिफरेंट शेप्स, जैसा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में होता था। हाँ, बेस एरिया सेम दे रखा, वहां एरिया सेम होना जरूरी नहीं था। The first vessel takes twice the volume of water that the second vessel requires to fill up to a particular common height. अगर दोनों में लेवल इक्वल है तो पहले वाले वेसल में, पहले वाले बर्तन में दुगना पानी आ रहा है। Is the force exerted by the water on the base of the vessel the same? अब क्योंकि बेस एरिया सेम है और हम जानते हैं प्रेशर तो सेम होता ही है, तो जवाब इसका हो गया हाँ। If so, हाँ ऐसा है तो why do the vessel filled with water to that same height give different readings on a weighing scale? weighing scale पे तो different reading देगा, वो तो weight है उसका, ठीक है। तो इसका जो आंसर यहाँ दिया है एनसीईआरटी में, pressure and therefore force on the two equal base areas are identical, but force is exerted by water on the sides of the vessels also, which has a non-zero vertical component when the sides of the vessel are not perfectly normal to the base. This net vertical component of force by water on sides of vessel is greater for the first vessel than the second, क्योंकि उसमें पानी भी ज्यादा है। Hence the vessel weight different even when the force on the base is the same in the two cases. तो ये पैराडॉक्स जैसी ही सिचुएशन है, इसको आप बनाकर इमेजिन करके देख सकते हैं तो डिटेल समझ में आएगी। यहां जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है, तो आंसर इज यस, टू वेसल हैविंग सेम बेस एरिया आइडेंटिकल फोर्स, सेम एक्सप्लेनेशन इज गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, खून चढ़ाने का जो प्रोसेस होता है उसकी बात कर रहे हैं। द निडल इज इंसर्टेड इन ए वेन वेयर द गेज प्रेशर इज 2000 पास्कल। तो सुई जो है नस में लगाई गई, तो गेज प्रेशर 2000 पास्कल है। एट व्हाट हाइट मस्ट द ब्लड कंटेनर बी प्लेस। अब देखिए क्या होता है, कई बार उल्टा आ जाता है खून नस में से निकल के नली में चढ़ने लगता है। जिन्होंने देखा है हॉस्पिटल में या खुद को चढ़ाया गया है तो आइडिया होगा, उल्टा चले जाता है तो घबराहट होने लगती है हमको। तो उसका रीजन क्या है वो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, फिजिक्स बता रही है उसका रीजन क्या है। तो अगर आपके नस में जो प्रेशर है और ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है वो बैलेंस है, तो ग्लूकोज की बात करें या खून की बात करें वो अंदर नहीं जाएगा। ग्लूकोज चढ़ाते वक्त भी सेम सिचुएशन होती है, पर अगर अंदर ज्यादा प्रेशर है इसीलिए एक सर्टेन हाइट रखनी पड़ती है हमको। तो वही हाइट मस्ट द ब्लड कंटेनर बी प्लेस्ड, ब्लड कंटेनर या ग्लूकोज का हो, सो दैट ब्लड में जस्ट एंटर द वे, ग्लूकोज या जो खून है वो अंदर जाना चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ होल ब्लड फ्रॉम टेबल 10.1 से हमें ब्लड की डेंसिटी को लेना है। तो आप ट्राई कर लीजिए, रॉ जीएच बैलेंस करना है। इतने सारे क्वेश्चन जो अभी प्रैक्टिस किए उससे आपको आइडिया हो गया होगा कैसे सॉल्व होगा। आंसर में डिस्कस कर रहा हूं, 0.2 मीटर हाइट चाहिए। तो 0.2 मीटर का मतलब कितने फीट हो गया, 1 मीटर होता है लगभग 3 फीट के बराबर, तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हाइट का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। यहां अगर मैं सॉल्यूशन देखता हूं, सो हियर इज द सॉल्यूशन। हमने रॉ जीएच निकाला, वहां से एच निकाला स्ट्रेट फॉरवर्ड,
यानी कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन डिराइविंग बर्नौलीज इक्वेशन वी इक्वेटेड द वर्क डन ऑन द फ्लूइड इन द ट्यूब टू इट्स चेंज इन द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। हमने एनर्जी को बैलेंस किया था, तो उसके लिए हमने क्या किया था, वर्क डन को चेंज इन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी के बराबर रखा था। पार्ट ए, व्हाट इज द लार्जेस्ट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो इन एन आर्टरी ऑफ डायमीटर 2 × 10⁻³ मीटर इफ द फ्लो मस्ट रिमेन लैमिनार। तो ये हमें बताना है कि कितनी मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी से वो चल सकता है। डू द डिसिपेटिव फोर्सेस बिकम मोर इंपॉर्टेंट एज द फ्लूइड वेलोसिटी इंक्रीजेस, डिस्कस क्वालिटेटिवली। हमें न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट इसका नहीं करना है, सिर्फ कम या ज्यादा इसी सेंस में अपने आंसर को मेंटेन करना है, तो ऐसे समझाते हुए जवाब देना है। तो एनसीईआरटी में जो इसका जवाब दिया गया, प्रेशर ड्रॉप इज ग्रेटर मोर इंपॉर्टेंट विद इंक्रीजिंग फ्लो वेलोसिटी। जैसे जैसे फ्लो वेलोसिटी बढ़ती है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जाता है। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जाता है? डिसिपेटिव फोर्सेस, कौन रोकने वाले फोर्सेस क्या है, वो इंपॉर्टेंट होते जाते हैं। और जो पहला पार्ट पूछा है, फ्लो मस्ट मतलब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए वो पूछा है, तो वेलोसिटी वहां कैलकुलेट नहीं की गई है। तो पहले पार्ट का आंसर प्रेशर ड्रॉप इज ग्रेटर ये दिया है। सो कुछ मैच नहीं हो रहा है। सॉल्यूशन देखते हैं। इफ द डिसिपेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट देयर विल बी अ लॉस इन एनर्जी होना चाहिए along the sides of the tube and therefore the pressure drop will be greater। एनर्जी का लॉस होगा तो प्रेशर एनर्जी और कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बेसिस पे दिया है हाउ डज द प्रेशर चेंज, है ना, ये पूछा है। तो इसका जवाब है कि प्रेशर ड्रॉप जो है वो बढ़ जाएगा विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी बढ़ती है तो रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी वो भी बढ़ेगी, हाफ mv²। ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा अपोजिशन डिसिपेटिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे। जैसे साइकिल अगर आप चलाना चाहते हैं हवा के अगेंस्ट, तो जितना ज्यादा जोर लगाने की कोशिश करते हैं हवा भी उतने ज्यादा जोर से आपको रोकती है। एज ए रिजल्ट द डिसिपेटिव फोर्सेस बिकम मोर सिग्निफिकेंट, इसलिए वो ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अनदर वर्जन ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी करके हमने निकाली है, ठीक है। पहले क्वालिटेटिव था तो पार्ट ए 1.966 मीटर पर सेकेंड और पार्ट बी यस, ये तो आंसर्स हो गया। अब कैसे? आर्टरी का डायमीटर हमारे पास है, विस्कोसिटी हमने टेबल से निकाल ली 2.084 × 10⁻³ पास्कल सेकेंड। पास्कल सेकेंड इज यूनिट फॉर विस्कोसिटी। कई बार तो कंपटीशन में डायरेक्टली आपसे यूनिट पूछ लेते हैं विस्कोसिटी की, तो पास्कल सेकेंड। डेंसिटी ऑफ ब्लड 1.06 10³ kg/m³। रेनॉल्ड्स नंबर 2000 मान के चल रहे हैं। लार्जेस्ट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ब्लड, तो मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि 2000 के बाद क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। 1000 से 2000 के बीच में बदलता है वैसे तो, पर ये रफ कैलकुलेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो वी एवरेज, ये ARG मतलब एवरेज, NR रेनॉल्ड्स नंबर है, ईटा विस्कोसिटी है, रॉ डेंसिटी है और D डायमीटर। सारा डेटा हमने रखा और यहां से हमको मिल रहा है 1.966 मीटर पर सेकेंड। Therefore, the largest average velocity of blood is 1.966 meter per second. As the fluid velocity increases, the dissipative forces become more important. This is because of the rise of turbulence. Turbulent flow causes dissipative loss in a fluid, और वो loss होगा तो energy के loss की form में वो appear होगा। Question number 26. What is the largest average velocity of blood? ये हम कर चुके। 27 पे आते हैं। Plane is in, अच्छा सेम है, ओके। व्हाट इज द corresponding flow rate? Take viscosity of blood to be this much. तो क्वेश्चन नंबर 25 से लिंक्ड है 26, जो कि न्यूमेरिकल आ गया। तो मैं समझता हूँ ये जो क्वेश्चन था हाउ डज द प्रेशर चेंज, इसमें ये गड़बड़ हुई कि 25th क्वेश्चन में ये मिसप्रिंट है बच्चों यहाँ पर, ठीक है।
अगले क्वेश्चन का पार्ट यहाँ छप गया है, एनसीईआरटी में मिस प्रिंट है ये, मेरी एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में है कि नहीं पता। पार्ट है वो इसका आ गया उठकर क्वेश्चन नंबर 26 का, इसलिए कंफ्यूजन था, जबकि यहाँ पर ये सही है, हाउ डज द प्रेशर चेंज एज द फ्लूइड मूव्स। तो दिस इज द करेक्ट पार्ट है, पुरानी एनसीईआरटी में सही था। तो ये न्यूमेरिकल हमने देख ही लिया ऑलरेडी, और रेट ऑफ फ्लो निकालनी है। तो रेट ऑफ फ्लो के लिए एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया, रेट ऑफ फ्लो होती है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी में आ रहा है लेंथ पर यूनिट टाइम, उसको एरिया से मल्टीप्लाई किया तो बन गया वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो उससे रेट ऑफ फ्लो आ गई। क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख रहे हैं, एंड डेटा चेंज है इसलिए वो वैल्यू चेंज हो गई है इधर से, हालांकि वो क्वेश्चन मिसप्रिंट है। सेम सॉल्यूशन जो भी हमने देखा। 27th क्वेश्चन, प्लेन इज इन लेवल फ्लाइट, हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है प्लेन कांस्टेंट स्पीड पर, एंड ईच ऑफ इट्स टू विंग्स हैज एन एरिया 25 मीटर स्क्वायर। ये प्रैक्टिकल डेटा होता है बच्चों, वास्तव में इतना ही होता है। इफ द स्पीड ऑफ द एयर इज 180 किलोमीटर पर आवर ओवर द लोअर विंग एंड 234 किलोमीटर पर आवर ओवर द अपर विंग सरफेस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एरोफॉइल जो हमने डिजाइन पढ़ा था उसका बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन में, ऊपर जो है तेज निकलती है एयर और नीचे स्लो। डिटरमाइन द प्लेन्स मास, क्योंकि प्लेन बैलेंस्ड है तो हमें उसका मास निकालना, एयर डेंसिटी 1 kg पर मीटर क्यूब लेकर काम करना, वैसे 1.28 होता है, तो यहां दे रखा 1 kg। तो जस्ट ट्राई इट, आप खुद से कोशिश कर सकते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन लगा सकते हैं। आंसर में अगर दिखाता हूं तो यहाँ पे 4393 kg ये वेट दिया हुआ है एरोप्लेन का, 4394 किलोग्राम। सॉल्यूशन की बात करते हैं। स्पीड ऑफ एयर ओवर द लोअर विंग 180 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लिया, अपर विंग फिर से मीटर पर सेकंड में बदल लिया। प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 सीधे फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म तो आएगी नहीं, सीधे काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी इन दो की बात हो रही है, और ये भी क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो डेंसिटी के टर्म्स में आ गया एक्सप्रेशन 862.5 पास्कल। जब हमें प्रेशर का डिफरेंस मिल गया तो सीधे सीधे फोर्स निकालने के लिए प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया करना है। दिस अपवर्ड फोर्स बैलेंस द वेट ऑफ द प्लेन, तो mg से इक्वेट करेंगे तो g भी नहीं उस तरफ जाएगा, तो m निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 4400 न्यूटन। एक और वर्जन आप सॉल्यूशन का देख सकते हैं जो कि एग्जैक्टली सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 28, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही नाम मिलेगा आपको, थ्योरी में कहीं लिखा नहीं है, 12th में आपके आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट चैप्टर में, इसका जिक्र फिर से आएगा, फिर भी थ्योरी में नहीं आएगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आएगा। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द टर्मिनल स्पीड ऑफ एन अनचार्ज ड्रॉप जिसकी रेडियस है 2 × 10⁻⁵ मीटर, रेडियस दी हुई है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, डेंसिटी भी दी हुई है 1.2 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। टेक द विस्कोसिटी ऑफ एयर एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एयर की विस्कोसिटी जिस मीडियम में वो गिर रही है वो दी हुई है। हाउ मच इज द विस्कस फोर्स ऑन द ड्रॉप एट दैट स्पीड, वो हमें निकालना है। बायोन्सी को नेग्लेक्ट करने के लिए कह दिया, ठीक है, नहीं तो बायोन फोर्स भी यहाँ पे अकाउंटिंग उसकी हम करते हैं, तो बायोन्सी को नेग्लेक्ट करा दिया। तो आप ट्राई कर लीजिए, दोबारा से पढ़ के समझ लीजिए क्वेश्चन को। सॉल्यूशन में हमारे पास सीधे आंसर है 5.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड फोर्स इज 3.9 10⁻⁻10 न्यूटन। सो डिटेल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ, आर मेरे पास है, रॉ मेरे पास है, ईटा है पास्कल सेकंड में, और हवा की डेंसिटी है मेरे पास, तो सीधे टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने लगाया। दिस इज फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, V = 2/9 टाइम्स r² रॉ माइनस d टाइम्स g अपॉन ईटा, और यहां से 5.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमको मिल गया। तो टर्मिनल वेलोसिटी तो हमने इससे निकाल ली, और जो सेकेंड पार्ट है इसका विस्कस फोर्स, तो 6π/ρ से निकाल लिया, यानी दोनों फॉर्मूले काम आ गए विस्कोसिटी वाले। अनदर वर्जन ऑफ सॉल्यूशन वो यहां पर है।
गिवन डेटा को हमने लिखा, और डेंसिटी ऑफ एयर कैन बी टेकन एज 0 इन ऑर्डर टू नेग्लेक्ट बायंसी ऑफ एयर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। मर्करी हैज एन एंगल ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू 140 डिग्री, मैंने 138 लिखा था, अप्रोक्सीमेटली 140 डिग्री विद सोडा लाइम ग्लास। सोडा लाइम ग्लास के साथ मर्करी का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 140 है। इन नैरो ट्यूब, मैंने ग्लास के साथ लिखा है, a narrow tube of radius 1 millimeter made of this glass is dipped in a trough containing mercury, जैसे कैपिलरी ट्यूब होती है। By what amount does the mercury dip down in the tube relative to the liquid surface outside? Surface tension of mercury at the temperature of the experiment is this much, 0.465 न्यूटन पर मीटर, और मर्करी की डेंसिटी आपको दी हुई जो आपको पता भी 13.6 into 10⁻³ kg per meter cube। तो कितने अमाउंट से डिप कर जाएगी, सीधे फॉर्मूला है, आप वो लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर मेरे पास है 5.34 मिलीमीटर, और वो कैसे आया उसकी बात करें। एंगल ऑफ कांटेक्ट 140 डिग्री है, cos थीटा cos 140, इसकी टेबल में वैल्यू देखकर हमें निकालनी पड़ेगी, -0.7660 माइनस आ रहा है इसलिए पता चला डिप करेगा। R 1 मिलीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, सरफेस टेंशन को रखा, रॉ लिखा, और सीधे फॉर्मूला लगा दिया H, कैपिलरी राइज का फॉर्मूला है, कैपिलरी राइज H इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन R रॉ G, और यहां से हमें मिलता है -5.34, और नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि डिप कर जाएगी। Another version of solution is here. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। Two narrow bores of diameters 3 mm and 6 mm are joined together to form a U-tube open at both the ends. तो अलग अलग डायमीटर की ट्यूब को जोड़कर U-tube बना दिया हमने। If the U-tube contains water, what is the difference in its levels in the two limbs? कैपिलरी राइज के कारण आपसे पूछ रहे हैं। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट 7.32 10⁻² न्यूटन पर मीटर, और एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 लेना है हमको, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 into 10⁻³ लेना है। तो अभी रॉ GH लगाएंगे या क्या लगाएंगे वो आपको सोचना है, सोचिए, इतने सारे क्वेश्चन आपने किए हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास है आंसर। फॉर द फर्स्ट बोर, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स साइड, मेनिस्कस वाला जो हमने 2T/R लगाया, 2 into T अपॉन R, 48.7 पास्कल। सेकेंड बोर के लिए निकाला 97.3 पास्कल, सेम मैनर से। तो दोनों का जो डिफरेंस है तो 5 मिलीमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया है ना, हाइट का डिफरेंस निकाल लिया हमने रॉ GH से, तो H के वैल्यू आ गया हमारे पास 5 मिलीमीटर। द लेवल इन द नैरोअर बोर इज हायर, कैपिलरी एक्शन की वजह से। नोट फॉर जीरो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, cos 0 होने से उसकी वैल्यू 1 हो गई। द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस इक्वल्स रेडियस ऑफ द बोर, ये स्पेशल केस है। द कॉन्केव साइड ऑफ द सरफेस इन ईच बोर इज एट 1 atmospheric प्रेशर। तो वैसे तो एनसीईआरटी से समझ में आ गए सॉल्यूशन से। वन मोर डिटेल सॉल्यूशन इज हियर। H1 H2 ऐसे भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस, और वो डिफरेंस 4.97 मिलीमीटर आ जाता है। सॉल्यूशन का एक और वर्जन अगर हम देखते हैं तो ये है H1 H2 डिफरेंस 4.97 मिलीमीटर। नेक्स्ट, कैलकुलेटर और कंप्यूटर बेस्ड प्रॉब्लम जिसमें E की पावर आ रही है, आपको खुद ही कहा गया कि कैलकुलेटर या कंप्यूटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज नोन दैट डेंसिटी रॉ ऑफ एयर डिक्रीजेस विद हाइट ys, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e⁻y/y0। तो हवा की डेंसिटी हाइट के साथ, हाइट y है उसके साथ इस तरह से चेंज होती है। रॉ 0, यहाँ मिसप्रिंट है बच्चों, ये रॉ 0 है, रॉ 0 e y/y0।
तो यहाँ रॉ जीरो मिसिंग है, खाली जीरो रह गया, आप उसको लगा लीजिए। रॉ जीरो 1.25 kg पर मीटर क्यूब है, वो डेंसिटी है सी लेवल पर, और y जीरो कांस्टेंट है। दिस डेंसिटी वेरिएशन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ एटमॉस्फेयर्स। ये आपको नई जानकारी मिल गई। ये जो डेंसिटी का वेरिएशन है इसको हम लॉ ऑफ एटमॉस्फेयर्स कहते हैं। आपसे पूछ ले व्हाट इज लॉ ऑफ एटमॉस्फेयर्स, तो कोई आइडिया नहीं होगा। ऑब्टेन दिस लॉ assuming that the temperature of atmosphere remains constant, isothermal condition मानते हुए, also assume that the value of g remains constant, height के साथ g change नहीं हो रहा। ये सब assumption हम लगाते हैं चीजों को आसान बनाने के लिए। फिर B पार्ट है, large helium balloon of volume 1425 meter cube is used to lift a payload of 400 kg। कई बार हीलियम के बैलून्स हमें यूज करने पड़ते हैं जासूसी के लिए, मौसम संबंधी डाटा इकट्ठा करने के लिए। बैलून से हम डिवाइसेस को, गैजेट्स को भेजते हैं आसमान में। Assume that the balloon maintains constant radius as it rises, ऊपर जाने पर उसकी रेडियस चेंज नहीं हो रही, ये मानते हुए। तो कितना ऊपर तक वो जाएगा, तो यही रूल हमें फॉलो करते हुए पता लगाना है। y0 8000 मीटर कांस्टेंट है, और हीलियम की डेंसिटी हमको दी हुई है 0.18 kg पर मीटर क्यूब। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म होती है, और फिर अपेंडिक्स है जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। तो अभी पहले हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं बच्चों। जो एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है वो बताया 8 किलोमीटर। इफ वी कंसीडर द वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, द हाइट इज समवट मोर, 8.2 तक चले जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने पर जी कम हो जाएगा। डिटेल सॉल्यूशन पे अगर हम चलते हैं तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से यहां पर दिया इन्होंने, जो कि ओके उस लॉ को प्रूव किया है पहले तो, और फिर बाद में। तो काफी डिटेल में और कैलकुलस का यूज यहां पे आ गया है। कंसिडर एन इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ एयर, ये हमने मान लिया। एरिया ए है उसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ईच फेस, एंड प्लेस वर्टिकली अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। लेट द कैप्सूल 1 ऑफ द सिलेंडर, या बोले कैप 1, इसका ढक्कन, कैप 1 ऑफ द सिलेंडर बी एट हाइट y एंड द कैप सेकेंड एट y प्लस dy, और P और P प्लस dP जो प्रेशर है एट कैप 1 एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो नेट फोर्स जो काम करेगा कैप पर ड्यू टू ग्रेविटी, वो वेट ऑफ द सिलेंडर के बराबर है, जिससे कि वो सस्पेंडेड रह रहा है। तो W मास ऑफ सिलेंडर इंटू G, वेट ऑफ सिलेंडर हो गया, A dy रॉ G, एरिया dy उसकी हाइट हो गई, और रॉ डेंसिटी हो गई इंटू G। Since the cylinder is considered to be placed in air, therefore force due to the difference in pressure is balanced by the weight of the cylinder। तो इससे हमने प्रेशर डिफरेंस निकाल लिया, उसको एरिया से मल्टीप्लाई किया प्रेशर डिफरेंस को, तो वेट के बराबर रखा। तो यहाँ से रीअरेंज किया तो dP की वैल्यू हमको मिल गई। आइसोथर्मल कंडीशन है तो PV कांस्टेंट है, PV कांस्टेंट है तो PM अपॉन रॉ वो भी कांस्टेंट हो गया। हमने वॉल्यूम की जगह लिख दिया मास अपॉन डेंसिटी, तो PM अपॉन रॉ कांस्टेंट, माने कि वो K डैश है, तो P हो गया K डैश टाइम रॉ बाई M, उसको उधर ले गए, तो K टाइम्स रॉ हो गया, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है ना, K को नया कांस्टेंट मान दिया हमने K डैश अपॉन M के बराबर। M है मास ऑफ द एयर कंटेंट इन द सिलेंडर, तो dP जो है वो हो गया KD, यानी इधर D लगा देंगे तो इधर भी K कांस्टेंट के बाद D रॉ आ जाएगा। तो प्रेशर का डेंसिटी के साथ रिलेशन यहां से निकल के आएगा, तो K dP इक्वल टू माइनस रॉ G dy। इक्वेशन 2 और 3 को हमने यहाँ पे यूज कर लिया, 2 एंड 3, उन दोनों को यूज करके मैं ये लिख सकता हूँ। तो डी रॉ बाई रॉ इक्वल टू माइनस G बाई K टाइम्स dy, और इंटीग्रेट किया दोनों साइड, लॉग आ गया। इसको बच्चों लिखकर आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलना होगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आया उसकी वैल्यू हमने निकाली बाउंड्री कंडीशन रखते हुए, और उससे ये लॉ प्रूव किया, रॉ इक्वल टू रॉ जीरो ई रेज़ टू पावर माइनस y अपॉन y0। तो ये लॉ प्रूव हो गया, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, डेरिवेशन है उसका। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो कर लें। वॉल्यूम बैलून का हमारे पास है, डेंसिटी ऑफ हीलियम हमारे पास है, मास ऑफ पेलोड हमारे पास है। तो
y अगर हाइट है जहां तक बैलून जा रहा है तो अपथ्रस्ट हाइट y पर वेट ऑफ बैलून प्लस वेट ऑफ पेलोड के बराबर होना चाहिए, तब वहां तक जाएगा। सिंपल लॉजिक। तो उसको हमने इक्वेट कर दिया, रॉ जी इंटू वी रॉ जी। और यहां पर हमने इक्वेशन को यूज किया रॉ वाले को, इस तरह से ही पिक्चर में आ रही, वेरिएबल है क्योंकि रॉ इज वेरिएबल है, तो रॉ 0 ई रेज टू पावर माइनस वाई अपॉन वाई 0 इस तरह से चेंज हो रहा है। तो छोड़ना चाहे आप तो छोड़ सकते हैं और करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, क्योंकि फिर से लॉग लेना है, एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। सो दिस इज द सॉल्यूशन। वन मोर वर्जन इज हियर। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्टेप बाय स्टेप आप इसको नोट कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे उस लॉजिक से आप इसको कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर हम खत्म करके फिर इसका कंपटीशन प्रोफाइल उस पर जाएंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।